फ्रेंड्स, हेलो टू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं पॉलिटी से महत्वपूर्ण अनुच्छेद और यहां से आपके एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसे याद करने में कठिनता का अनुभव होता है हमें, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको एक नंबर आसानी से मिल सकता है। बस थोड़ा हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे मन से लगन से अभ्यास करते हैं तो हमें कुछ समय में ये अनुच्छेद याद हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। तो जैसे जानते हैं कि हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो हमारे संविधान में मूल रूप में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हमारे संविधान में संशोधन हुआ और करके प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस प्रकार करके हमारे संविधान में प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यदि क्वेश्चन बनता है कि मूल रूप में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप 8 को टिक करेंगे। यदि पूछता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप 12 को टिक करेंगे। तो हमें आज अनुच्छेद पढ़ना है। अनुसूची जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अनुसूचियों को पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे पढ़ लीजिए और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है, आज हम उन मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेदों को पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? तो अनुच्छेद 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी जो भी हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में दिया गया है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत अर्थात इंडिया संघों का एक राज्य होगा, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत और भारत के राज्यों के बारे में दिया, चाहे वो अनुच्छेद हो या अनुसूची हो, सभी में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में ही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों के निर्माण, क्या है? नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में दिया है। यानी नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, परिवर्तन के बारे में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें और इसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आपको समान लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन दोनों में क्या अंतर है मैं बस इस बात को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 2 में भारत के बाहर किसी देश का या किसी राज्य का अगर कब्जा हो तो उनके क्षेत्रों में अगर परिवर्तन, उनको राज्य में लाया जा रहा है तो उसे अनुच्छेद 2 में यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। और नए राज्यों यानी भारत में वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रों में, नाम में, सीमा में परिवर्तन यदि करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 4 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में किस प्रकार से होता है वही अनुच्छेद 4 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का तात्पर्य है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में किस प्रकार से नए राज्यों में या उनके सीमाओं में परिवर्तन होता है उसी के बारे में अनुच्छेद 4 में बताया गया दोस्तों। तो हमारा संविधान में भाग 1 यहीं तक है दोस्तों। कहाँ तक? भाग 1 यहाँ तक है। इसके बाद आपका भाग 2 शुरू होता है, जो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक भाग आपका 2 होता है। तो आप भाग भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है, भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक दिया गया है, जो नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 में क्या दिया है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता, कभी कभी हूबहू मिल जाएगा आपको कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
किस अनुच्छेद में है? तो आप समझ जाइएगा कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या के बारे में दिया गया दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि विदेशों यानी कह सकते हैं भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। यानी कहने का मतलब है, मैं लिख नहीं सकता हूं लेकिन आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से क्या? पाकिस्तान से भारत को आने वाले यानी पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, साथ में क्या है? साथ में इसका उल्टा कर दीजिए, भारत से यानी भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले, 8 में क्या दिया गया है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के उद्भव यानी विकास के लिए नागरिकता संबंधित कुछ नियम बताया गया है। 8 में क्या बताया गया है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के उद्भव एवं विकास के लिए नागरिकता के अधिकार दिया गया दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 9 में दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद आप 1 से 2 बार देखिए, आपको निश्चित ही याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 में क्या दिया गया कि विदेशी राज्य यानी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से आप आसानी से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना, यानी यदि आप विदेश में जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। यही अनुच्छेद 9 में दिया गया दोस्तों। ठीक है, क्या दिया गया है कि आप विदेशों में राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। यही अनुच्छेद 9 में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया है? नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 10 में क्या दिया है? नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बने रहना अनुच्छेद 10 में दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है कि संसद द्वारा, अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन किया जाना, यानी विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा भाग 1 भी समाप्त हो गया, भाग 2 भी समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद तक 35 दिया गया है दोस्तों। तो भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि किस भाग में है और कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को व्यक्त किया गया है। क्या पूछेगा कि मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को रखा गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बनता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि मूल अधिकारों को अल्पीकरण, क्या मूल अधिकारों, अल्पीकरण मतलब क्या होता है? कम करने का, यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप 13 को व्यक्त करेंगे, यानी मूल अधिकारों को कम करने की शक्तियां, विधियां किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 14 मूल अधिकार कितने हैं? तो यदि एग्जाम में पूछता है कि मूल, ये मूल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछ देता है कि हमारे संविधान में, यानी अगर मूल संविधान पूछ देता है कि हमारे संविधान के मूल संविधान में या हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप टिक करेंगे 7। क्या 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं, क्योंकि
44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसलिए आज प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहला क्या है? समानता का अधिकार, यानी 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है। क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक लेकर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और 32 में क्या स्पेशल? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में इसके मूल अधिकार के नियम और कानून के बारे में बताया गया है, जिसे हम एक एक करके भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछता है तो 7 टिक करेंगे, और प्रेजेंट टाइम में पूछता है तो आप 6 को टिक करते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? इससे डायरेक्ट आपको हुबहू क्वेश्चन मिल जाएगा कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 14 में है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है लोक, धर्म, विश्वास, मूल, जात, जन्म के आधार पर भेदभाव के बारे में दिया गया है। यानी क्या देगा? धर्म, मूल, वंश, जात, भेदभाव के बारे में, प्रतिषेध के बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन। क्या दिया गया है? लोक नियोजन अवसर की समता, यानी किसी भी लोक नियोजन सरकारी उपक्रम में सबको समान अवसर मिलना, यही सब बातें अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और छुआछूत इसे भी कहते हैं, छुआछूत को प्रतिबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको सहायता जरूर दिलाएंगे दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मन से करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत, यानी यदि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना या कोई वो ले लेते हैं, उपाधि ग्रहण करते हैं किसी विदेश में, तो उसके अनुच्छेद 18 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति पे उसे उस उपाधि को आपको अंत करना पड़ेगा। इसके बाद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो बन जाता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? वाक् स्वतंत्र, यानी आप अभिव्यक्ति के लिए, आप कुछ भी बोलने के लिए, अपने मन की बातें बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इस 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी कभी की पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 19 के 1 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता समाहित है दोस्तों। अनुच्छेद 20 में क्या है दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध के बारे में दिया गया है। यानी अपराध यदि कोई किए हैं तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में इसमें बताया गया है संरक्षण। यानी कोई अपराध करते हैं तो आज अपने लिए कोई संरक्षण कर सकते हैं, कोई भी वकील क्या हायर कर सकते हैं, इस सब बातों को अनुच्छेद 20 में रखा गया है दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 का ए होता है, इसमें क्या दिया गया है?
कि 6 से इसे क्या दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक को क्या दिया गया है, कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के बारे में 21 के ए में या क में दिया गया है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको शिक्षा देना आपका मौलिक कर्तव्य है। और 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में अनुच्छेद 22 में दिया है कुछ दशाओं में गिरफ्तार होने के लिए उनके विरोध में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार होने के संबंधित ऐसी बातों को अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 में दिया है, देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार पे बलात्कार प्रतिषेध के बारे में दिया गया है, यानी मानव को व्यक्ति को आप जबरन उसे मजदूरी नहीं करा सकते हैं, उसे काम पे नहीं रख सकते हैं, उसी के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया गया है, 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें आप काम पे नहीं रख सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 24 में दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में बनता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानव दुर्व्यवहार प्रतिषेध बलात्कार प्रतिषेध 23 में है 24 में है, तो आप 14 वर्ष 24 से याद रखिए, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो आपको आसानी से याद रहेगा और आपको भूलेगा नहीं। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है कि अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 25 में कि आप भारत में हैं तो कोई भी धर्म अपना सकते हैं। क्यों, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी व्यक्तियों को समान धर्म या कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 25 में दिया गया है दोस्तों, ठीक। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है कि विशिष्ट धर्म की किसी भी विशिष्ट धर्म की स्वतंत्रता के बारे में 27 में दिया गया, यानी किसी विशिष्ट धर्म को अपनाने के लिए उसके बारे में अनुच्छेद 27 में दिया गया है, विशिष्ट धर्म के लिए। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 28 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों। क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, और मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो वीडियो लंबा होगा और आपको बोरियत महसूस होगा, इसलिए। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और एक अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 31 निश्चित कर दिया गया है, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये 2-3 इसमें क्या दिया गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस यही बनता है कि इन मौलिक अधिकारों को कैसे लागू करना है, क्या इसमें समाहित करना है, किस तरह इन पे गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसको व्यवस्थित रूप से चलाना है, यही सब बातें अनुच्छेद 33, 34, 35 में दिया गया है। लेकिन जितने भी मैं बताया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी का निशान दबा लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।